साथियों, यह एक राजनैतिक घटना है और हम जानते हैं कि जब कोई घटना घटती है और उस घटना का परिणाम के साथ साथ उसके कारण का भी एनालिसिस किया जाता है और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वही असली ज्ञान है, वही अनुभव का ज्ञान है। और इसी ज्ञान को तथागत बुद्ध कहते थे कि ज्ञान ही सत्य है। इसलिए जरूरत है इस विषय का विश्लेषण करना। साथियों, हमारे देश में जो सरकार के पास ओबीसी की सूची है, उस सूची में दो प्रकार के ओबीसी हैं। एक वो ओबीसी है जिसकी पहचान उसके शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर की गई है, और दूसरे प्रकार के वो ओबीसी हैं जिनको सत्ता का दुरुपयोग करके ओबीसी के लिस्ट में शामिल किया गया है। पहला प्रकार का ओबीसी असली ओबीसी है, लेकिन ये जो दूसरे प्रकार का ओबीसी है ये फर्जी ओबीसी है, नकली ओबीसी है, और प्रधानमंत्री इसी प्रकार के ओबीसी से बिलोंग करते हैं। साथियों, 1953 ईस्वी में जब पहला पिछड़ा आयोग बना था, काका साहब कालेलकर उनके अध्यक्ष थे, और उन्होंने जो सूची सबमिट की थी उस सूची में प्रधानमंत्री की जाति नहीं थी। 1 जनवरी 1979 ईस्वी में दूसरा पिछड़ा आयोग बना, माननीय बीपी मंडल जी उसके अध्यक्ष बने, और उसने जो सूची तैयार की थी उस सूची में माननीय प्रधानमंत्री जी की जाति का कहीं उल्लेख नहीं था। 10 अगस्त 1990 को आरक्षण के विरोध में देशव्यापी आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में आरक्षण का विरोध इन लोगों ने भी किया था। साथियों, 8 सितंबर 1993 ईस्वी को भारत सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा किया, फैसला किया। उस समय जो ओबीसी की सूची सरकार के पास थी, उस सूची में ओबीसी के सूची में प्रधानमंत्री की जाति नहीं थी। 1 मई 1994 ईस्वी में जब गुजरात सरकार 36 ओबीसी को शामिल किया ओबीसी की सूची में, तो एक जाति वो घांची शामिल किया गया। दुर्भाग्यवश मोदी जी की जो असली उपजाति थी मोड़ घांची, उसको सम्मिलित नहीं किया गया। 2001 में माननीय मोदी जी गुजरात प्रांत के चीफ मिनिस्टर बने, और 2002 में अपनी जो जाति थी मोड़ घांची, उसको ओबीसी के लिस्ट में शामिल किया गया। यह है कहानी, और इस फर्जी ओबीसी से आप उम्मीद करते हो कि ये आपके लिए जातिगत जनगणना करा देगा। नहीं साथियों, ऐसी उम्मीद पालना हम लोगों के लिए मूर्खता है। साथियों, वो ओबीसी इसलिए बना कि राजनीतिक फायदा उठाया जाए, और बखूबी उसने उठाया। 2019 के आम चुनाव में उठाया, 2014 के चुनाव में उठाया। और साथियों, आपको जानना चाहिए, हम लोगों की बुद्धि जहां समाप्त होती है, आरएसएस वहां से शुरू करता है सोचना। ये जो मोदी लाया गया, मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया, ये सोची समझी राजनीति थी। मोदी को पहले ओबीसी बना गया, ओबीसी के नाम पर ओबीसी का वोट लिया गया। अगर माननीय मोदी की जगह राजनाथ सिंह होते, माननीय मोदी की जगह आडवाणी होता, माननीय मोदी की जगह अगर सुषमा स्वराज होती, तो आज बीजेपी की सरकार नहीं बनती। हमको ठगा गया। साथियों,
मोदी को इसलिए लाया गया कि आरएसएस मोदी के नाम पर अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करना चाहता था। साथियों, क्या था उसका एजेंडा? उसका सबसे पहले, आरएसएस का सबसे पहला एजेंडा था आरक्षण को समाप्त करना। आरक्षण को तो वैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लगा करके कमजोर कर दिया था, और जो कुछ भी बचा समस्त सार्वजनिक कंपनी को मोदी ने बेच दिया। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, काम तमाम कर दिया। साथियों, लेटरल एंट्री की तरह, लेटरल एंट्री के तहत 340 आईएएस ऑफिसर्स बने हैं अपने देश में, और उसमें एक भी एससी, एसटी, ओबीसी का आदमी नहीं है। उत्तर प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जितने रिक्त पद थे, प्रोफेसर्स के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए, रीडर्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, सारे पदों पर सवर्णों को भरा जा रहा है। इसलिए आरएसएस के पास अब जो है आरक्षण कोई मुद्दा नहीं रहा। आरक्षण का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो संविधान को नष्ट करना। क्यों संविधान को नष्ट करना चाहता है आरएसएस? साथियों, ये हमारा जो बाबा साहब का संविधान है, ये बहुत ही अच्छा संविधान है। प्रश्न उठता है कि अच्छा संविधान हम किसको कहते हैं? वो संविधान जो सिर्फ भूत और वर्तमान की बात न करे, वो संविधान जो भविष्य की भी बात करे, वो संविधान जिसमें नागरिकों को अनंत अधिकार दिया हो, उसको हम लोग अच्छा संविधान कहते हैं। और इसको मनुवादी आरएसएस के लोग नहीं चाहते कि ये अच्छा संविधान देश में रहे। दूसरा जो संविधान है, दूसरा जो एजेंडा है उसका है देश में ब्राह्मणवाद और पूंजीपतियों को मजबूत करना। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर यही तो कहा करते थे कि हम मूल निवासियों के दो दुश्मन हैं, एक दुश्मन है पूंजीवाद और दूसरा दुश्मन है ब्राह्मणवाद, और इसी दोनों दुश्मन को वो तैयार कर रहा है। और तीसरा जो बहुत बड़ा एजेंडा है वो है मूल निवासियों को बेकार कर देना। मूल निवासी बेकार हो जाएंगे जिस दिन उसकी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी, जिस दिन उसको रोजगार नहीं मिलेगा, उस दिन से वो बेकार हो जाएगा। वो अपने अपने स्वरोजगार पर आधारित हो जाएंगे, और जब वो अपने स्वरोजगार पर आधारित होंगे तो क्या होगा? जातिवाद फिर बढ़ेगा। आरएसएस चाहता है कि देश में जातिवादी व्यवस्था लागू रहे। इसलिए साथियों, आरएसएस की जो रणनीति है वो रणनीति है कि देश में ओबीसी बटे रहे, क्योंकि बिना ओबीसी का 15% मनुवादी की सरकार नहीं बन सकती। इसलिए सबसे पहले ओबीसी को अपने आप में जाति के नाम पर विभाजित करो, और बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगा करके उसको मुस्लिम से अलग करो। ये दो रणनीति है। और इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी रणनीति है वो हम लोगों को जागरूक होने के लिए नहीं देता है। क्यों? कि जिस दिन ओबीसी जागरूक हो जाएगा उस दिन इस देश में मनुवादी सत्ता का समाप्ति होगी। ब्राह्मणवाद कैसे? ये सोचने वाली बात है। साथियों, जब जनगणना होगा तो ओबीसी को अपने संख्या बल का पता चलेगा, और लोकतंत्र में संख्या बल का बहुत महत्व है। संख्या बल के ऊपर सरकार बनती है और संख्या बल के ऊपर प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया जाता है। और जब संख्या का पता चल जाएगा तो आरक्षण के लिए जनसंख्या का मजबूत आधार तैयार हो जाएगा, और जनसंख्या का जब मजबूत आधार तैयार होगा तो उसके अनुसार नीति का निर्धारण होगा, और जब नीति का निर्धारण होगा तो उसके लिए बजट एलोकेट होंगे, और जब बजट एलोकेट होगा उसका इंप्लीमेंटेशन होगा,
तो हमारे जो मूल निवासी, जिसको कि शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर पहचाना गया है, उसका पिछड़ापन दूर होगा। और जब उसका पिछड़ापन दूर होगा, उसके व्यवहार और संस्कार और विचार में परिवर्तन होगा। और जब उसके विचार और व्यवहार में परिवर्तन होगा तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। क्या है सांस्कृतिक परिवर्तन? जब आदमी अपना त्योहार मनाने का तरीका अलग कर ले मनुवादियों से, तो वो अलग हो जाएगा। जस्ट ए मिनट, आई विल टेक 2 minutes मोर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। सो सर, उसका विचार और व्यवहार जब बदलेगा तो सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। और जब सांस्कृतिक परिवर्तन होगा साथियों, तो उसकी जागृति होगी, उसकी मनोवृत्ति, उसकी चेतना जागृत हो जाएगी। और जब चेतना जागृत होगी तब क्या होगा? अधिकार और प्रतिनिधित्व की मांग उठेगी। और जब अधिकार और प्रतिनिधित्व की मांग उठेगी तब क्या होगा? नई पार्टी बनेगी, नया संगठन बनेगा, नया महासंगठन बनेगा, राजनीतिक उदय होगा। और जब राजनीतिक उदय होगा तब जाकर के हम लोगों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उसके बाद आर्थिक परिवर्तन होगा। और इसी चीज को हमारे महापुरुष छत्रपति साहू जी कहा करते थे कि बिना राजनीतिक शक्ति से पिछड़ों का उत्थान नहीं किया जा सकता। मैं इस पॉइंट पर जोर देना चाहता। आई वांट टू फोर्स लॉट ऑफ फोर्स ऑन दिस पॉइंट। और साथियों, जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सब सारे परिवर्तन हो जाएंगे तब व्यवस्था में परिवर्तन होगी। और जब व्यवस्था में परिवर्तन होगी तो किस तरह की व्यवस्था? जो समता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारा के ऊपर आधारित समाज का निर्माण होगा। और जब इस समाज का निर्माण होगा तब हमारे महापुरुषों का सपना साकार होगा। साथियों, ये बहुत लंबी लड़ाई है, इसको हमको गंभीरता से विचार करना है। और जब कभी भी हम लोग आते हैं तो जो विषय रहता है उस विषय पर बात न करके हम लोग विषय से भटक जाते हैं। हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि नहीं, अपने तो हमको करना क्या है? हम जानते हैं कि हमको किस तरह से व्यवस्था में परिवर्तन लाना है, इसका रोड मैप हमारे पास मालूम है। लेकिन करना क्या है? जातिवाद से मुक्त होना है, धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना है, अंधविश्वास, कर्मकांड और रिचुअल्स एंड व्हाट वी कॉल पाखंड, इनसे मुक्त होना है। और सबसे बड़ी बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, चूंकि आई डोंट हैव मच पॉइंट टाइम, आई थिंक 3 times आई हैव ऑलरेडी गॉट द वार्निंग, सो आई डोंट वांट टू डिसओबे हिम। सो माय डियर फ्रेंड्स, और जो करना है, एक ही काम करना है। मनुवादी पार्टी हो, मनुवादी आदमी हो, मनुवादी संगठन हो, मनुवादी संस्था है, किसी को किसी भी प्रकार की मदद नहीं करनी है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, thank you my dear friends that you have given so much time. I wanted to talk a lot. I have lot of points, but because of the limitation of time I am not able to express my views and thinking. Thank you.